वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने अभी तक अपने एल्कीन चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 में 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। 3 टॉपिक्स कवर करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें चौथा टॉपिक जो है हमारे यूनिट का, वो करना है एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्या नाम दे रहे हैं हम इसको? एलिमिनेशन रिएक्शन नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शंस होती क्या हैं? ऐसी रिएक्शंस जो सैचुरेटेड कंपाउंड को, कैसे कंपाउंड? सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ऐसे कंपाउंड्स को अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, में कन्वर्ट कर देती है या फिर कन्वर्ट कराने में हेल्प करती है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिए क्या है ये? ऐसे कंपाउंड जो सैचुरेटेड है, मतलब जिसमें सिंगल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, जिन कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, ऐसे कंपाउंड्स को ये किस में कन्वर्ट कराती हैं? ऐसे कार्बन कंपाउंड्स में जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर ये दो टाइप की होती है, डिहाइड्रेशन और एक डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या हो रहा होता है? इसका दूसरा नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें हो क्या रहा होता है? देखिए यहाँ पर वाटर का लॉस होगा। डिहाइड्रेशन की कंडीशन जब आती है तो मतलब क्या होता है? वाटर का लॉस। तो इन रिएक्शंस में भी क्या हो रहा है? वाटर का लॉस हो रहा है। और ये रिएक्शंस जनरली किन मॉलिक्यूल्स के लिए यूज की जाती हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर अपने अंदर से निकाल सकते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स का एक एग्जांपल क्या है? अल्कोहल है। देन अगला क्या है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। अब ये ऐसी रिएक्शंस हैं, ये उस टाइप की रिएक्शंस है जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें हैलोजन कंपाउंड भी निकल रहा है, हैलोजन एटम भी निकल रहा है, हाइड्रोजन भी निकल रहा है। सो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन एंड हैलोजन दोनों कंपाउंड्स बाहर निकल रहे हैं, उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होती है वो कब होती है? वो सिर्फ एक बेस के प्रेजेंस में होती है। तो इसी बेसिस पे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन को हमने दो पार्ट्स में और क्लासिफाई किया है। कौन कौन से? एक E2 रिएक्शन या बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, एंड देन E1 रिएक्शन जिसका मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये दो टाइप में हमने इसे क्लासिफाई किया है। अब हम इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे, इन रिएक्शंस को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन का नाम मैंने अभी आपको क्या बताया? बाई मॉलिक्यूलर, क्या नाम है इसका? बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? अभी तक हमने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा, अब बाई मॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होगा? बाई मॉलिक्यूलर, सबसे पहले ये E2 रिएक्शन हमसे क्यों कहते हैं ये देखिए। E2 रिएक्शन क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें E किसके लिए डिनोट करता है? ये जो E है, जो यहाँ पर E है E2 में, ये किसको डिनोट कर रहा है? एलिमिनेशन को। यहाँ पर ये किसको डिनोट करता है? एलिमिनेशन को। ठीक है, एंड 2 क्या डिनोट कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को या फिर ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को। ठीक है, और ये भी बताता है कि रिएक्शन किस टाइप की है। तो E क्या है? एलिमिनेशन, एंड 2 क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पे देखिए, वैसे यहाँ पर भी लिखा है कि 2 क्या है? बाई मॉलिक्यूलर के लिए। ठीक, तो इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इन रिएक्शंस में होता क्या है? जनरली ये रिएक्शंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, एलिमिनेशन जो हो रहा है, जो एलिमिनेशन का रेट है या फिर जो ओवरऑल रिएक्शन का रेट है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? दो रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या फिर दो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस वजह से इस रिएक्शन की काइनेटिक्स की बात जब हम करते हैं तो वो किस ऑर्डर की होती है? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है जो कि बाई मॉलिक्यूलर है। देन दूसरी चीज, इसका ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्या है? सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स है। ठीक, क्यों? बिकॉज इसमें कंसेंट्रेशन ऑफ दो रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंडेंट है। अब इसका एग्जांपल देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। इथाइल ब्रोमाइड की बात करते हैं। ये क्या कंपाउंड है? इथाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पर मैंने बताया था अभी कि बेस की प्रेजेंस में होता है, तो ये बेस हो गया। इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब हम एक बेस की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है? इथीन बन रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है और एक हैलोजन एटम निकल रहा है। तो ये रिएक्शन किस टाइप की हो गई? ये रिएक्शन हो गई डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्यों? बिकॉज इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल और एक हैलोजन एटम निकल रहा है। और रेट इसका कैसे डिनोट हो रहा है? देखिए यहाँ पे रेट में ये रेट कांस्टेंट होता है कि देन एक हमने क्या ले रखा है? एल्किल हैलाइड का कंसेंट्रेशन एंड बेस का कंसेंट्रेशन।
इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए रिएक्शन क्या है, बाइमोलिक्यूलर है। ठीक है, अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक, तो इस रिएक्शन के टाइम पर क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो वो ट्रांजिशन स्टेट ही क्या होती है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है रिएक्शन की। मतलब यही जो स्टेट है ये डिसाइड करेगी कि हमारी रिएक्शन फास्ट हो रही है या फिर हमारी रिएक्शन स्लो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये एक E2 रिएक्शंस जो होती हैं ये जनरली सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं। इनमें एडिशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज एडिशन ऑफ जो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है जनरली, देखिए यहाँ पे दोनों एटम, ये OH की प्रेजेंस में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये Br क्या करेगा, ये भी निकलेगा। तो हेलोजन एटम का रिमूवल, ठीक है, हेलोजन एटम का रिमूवल और अटैकिंग ग्रुप और हाइड्रोजन का रिमूवल या फिर अटैकिंग ग्रुप से हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों साथ में होंगे, तो ये साथ में होंगे तो वहां पर क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। वही ट्रांजिशन स्टेट क्या करेगी, इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेगी। देखिए यहाँ पे ये OH जो है ये क्या करेगा, इस H को लेके हट जाएगा यहाँ से और क्या बनाएगा, वाटर बना देगा। ठीक है, और साथ ही में यहां पर से क्या हटेगा, Br हटेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली हो गया। तो अब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। वही बॉन्ड यहाँ पर शो किया गया है। तो अब यहाँ पर से जो ये निकल गए दोनों एटम्स, तो ये तो एक वाटर बन गया, एक ब्रोमीन आयन बन गया, साथ ही में यहाँ पे क्या मिला हमको, इथीन मिल गया। तो ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो गई, जिसमें ये क्या थी, इसकी ट्रांजिशन स्टेट थी, जिसमें एक एलिमेंट, एक एटम क्या कर रहा है, रिमूव भी हो रहा है दोनों एटम्स, और फाइनल प्रोडक्ट भी यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, सो ये ट्रांजिशन स्टेट थी। अब हम बात करते हैं, अब इस रिएक्शन में सबसे पहले देखिए क्या है, अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, E2 रिएक्शन में जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो प्रोटॉन रिमूव कौन करता है, बेस रिमूव करता है। किस कार्बन से प्रोटॉन रिमूव होगा, जो कार्बन बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट साइड पे प्रेजेंट होगा। मतलब अगर ये कंपाउंड प्रेजेंट है CBr और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ये कंपाउंड है, देन ये है। ठीक, तो कहां से निकलेगा, जो हमारा प्रोटॉन है H+ है, वो उस एटम से निकलेगा जहां पर कोई हेलोजन एटम या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पहले से जुड़ा हुआ है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए जो ऊपर मैंने रिएक्शन अभी बताई, इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है ब्रोमीन इस पे। ठीक, तो कार्बन, हाइड्रोजन और प्रोटॉन कहां से निकल रहा है, उस कार्बन से निकल रहा है जो इसके एडजेसेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो इस कार्बन के एडजेसेंट जुड़ा हुआ है, तो यहां पर से प्रोटॉन निकलेगा और यहां से ब्रोमीन निकलेगा। ठीक है, अब ये तो हो गई इस एक्सट्रैक्शन की बात की कैसे निकलेगा। ठीक, अब हेलोजन जब अपना बॉन्ड तोड़ता है, तो हेलोजन के बॉन्ड तोड़ने की वजह से वहां पर क्या बन जाता है, एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहता है, तो जो हाइड्रोजन का नॉन बॉन्डेड है और जो इसकी वजह से फॉर्म हुआ है, जो हेलोजन के निकलने की वजह से हुआ है, वो क्या करेगा, एक पाई बॉन्ड बना लेगा। और पाई बॉन्ड जब बना लेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक एल्कीन कंपाउंड हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कहा है। अब देखिए यहां पर क्या है, अब जो कार्बन बॉन्ड होता है हेलोजन से, जो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। जो उसके नेक्स्ट जुड़ा होता है वो बीटा होता है, देन उसके आगे जो जुड़ा होता है वो गामा होता है, डेल्टा होता है, ऐसे ही चलता जाता है सीरीज। तो यहां पर देखिए इस एग्जांपल में ये CHR ग्रुप है, यहां पर क्या है, CHR ग्रुप है, ये वाला CHR ग्रुप में ब्रोमीन कहां पे जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा। ठीक, देन इसके नेक्स्ट जो जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन हो जाएगा। अब यहां पर अल्फा बीटा मतलब 1 और 2, 1 and 2 पोजीशन। ठीक, तो यहां पर इस रिएक्शन को हम और क्या नाम देते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब समझ में आया होगा क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन कहां से निकल रहा है, प्रोटॉन कहां से निकल रहा है, बीटा पोजीशन से निकल रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कह रहे हैं। और रिएक्शन कहां हो रही है, फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे हो रही है, इसलिए इसको हम 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है, और B- यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है, बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमने ऊपर OH ले रखा है। तो ये क्या था, ये हमारी रिएक्शन का मैकेनिज्म था। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए, अब ब्रोमोब्यूटेन की बात करते हैं, तो दो डिफरेंटली स्ट्रक्चरली डिफरेंट कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो 2 एलिमिनेशन प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे।
जैसे कि 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे 2 बीटा कार्बन है, अल्फा ये हो गया, देन एक कार्बन इसके इधर जुड़ा हुआ है तो ये भी बीटा और ये भी बीटा, तो हमें यहाँ पर क्या होगा, दो क्या देखने को मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जिनकी कंसंट्रेशन के बेसिस पे एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। ठीक है, तो अच्छा ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होता है किस पे बेस्ड है, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और सेटजेफ रूल पे। ठीक है, अब आते हैं काइनेटिक्स पे, E2 की काइनेटिक्स पे आते हैं। तो काइनेटिक्स में क्या है, देखिए जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट निकल रहे हैं। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि एल्कीन जो फॉर्म हो रहा है, जो एल्कीन फॉर्म हो रहा है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, एट अ फास्टर रेट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले जब 2 ब्रोमोब्यूटेन प्लस एक बेस लिया गया तो पहले यहाँ पर रिएक्शन रेट एकदम नॉर्मल चल रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट आ गई। ठीक, अब ट्रांजिशन स्टेट आई, ट्रांजिशन स्टेट आने के बाद में यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म होना शुरू हो गए, मतलब यहां से प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन भी हो गया और ब्रोमीन भी निकल गया। तो यहां से क्या हुआ, 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म होना शुरू हुए, या फिर कह लीजिए यहां पर आके ट्रांजिशन स्टेट पे आके कंपाउंड्स जब निकले तो वहां से 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुए। इसलिए यहां पर इसका जो एनर्जी डायग्राम है, इस एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम, इसमें क्या है, 2 लाइंस आ गई। क्यों? बिकॉज एक नहीं, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये काइनेटिक्स थी। अब हम अगला देखेंगे टॉपिक, अब इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। क्या कह रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट पे जो जुड़े हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट मोर स्टेबल विल बी द एल्कीन। किसी भी एल्कीन में जितने ज्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो एल्कीन उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। ठीक है, अब यहाँ पर सेटजेफ रूल आता है। अभी हमने मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़ा था, अब हम सेटजेफ रूल पढ़ेंगे। इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन में मेजर या माइनर प्रोडक्ट डिटरमाइन करने के लिए, मेजर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स का डिटर्मिनेशन करने के लिए यूज करते हैं। किसने दिया था इसको, अलेक्जेंडर एम ज़ेटसेव ने इसको दिया था। इसको हम ज़ेटसेव रूल भी कहते हैं। इसको, ये एक अल्टरनेटिव मेथड है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को डिटरमाइन करने का। हमने अभी तक एक और पढ़ा था, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ, ये उसके अलावा दूसरा है। अब ये क्या कह रहा है कि ज़ेटसेव रूल के अकॉर्डिंग जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो कब फॉर्म होगा, जब एक प्रोटॉन कहां से रिमूव होगा, बीटा कार्बन से, और ये कहां से रिमूव हो रहा है, उस कार्बन से रिमूव हो रहा है जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम है। ठीक है, तो ये ज़ेटसेव रूल था। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों साइड बीटा कार्बन है, इधर भी बीटा है इधर भी बीटा है, लेकिन अब यहां से मेजर प्रोडक्ट तब फॉर्म होगा जब कार्बन एटम कहां से निकलेगा, उस कार्बन से निकलेगा जिसके पास क्या है, जिसके पास हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा हैं। तो देखिए इसके पास हाइड्रोजन एटम कंपेयर टू इसके कंपैरिजन में कम है, तो सॉरी कम, जिसके पास कम होगा उसी से एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम यहां से निकला, तो यहां 67% हमें 2 पेंटीन देखने को मिला। वहीं पे अगर यहाँ पे दूसरे उसमें देखो तो हाइड्रोजन जब यहां से निकला है तो हाइड्रोजन यहां से निकलने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 पेंटीन बन रहा है जिसकी कंसेंट्रेशन कम है। अब अगर रिएक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो टर्शरी हैलाइड्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा ये रिएक्शन शो करते हैं, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स ये रिएक्शन सबसे ज्यादा शो करेंगे। अब आते हैं इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे। अब E2 रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखिए 2 ग्रुप्स एडजेसेंट ग्रुप कार्बन से रिमूव किए जा रहे हैं, तो जो बॉन्ड्स होंगे एलिमिनेटेड ग्रुप्स के, वो सेम प्लेन में होते हैं। क्यों? बिकॉज sp3 ऑर्बिटल जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन का, वो किससे जुड़ा हुआ होता है, एक हेलोजन से जुड़ा होता है ओवरलैपिंग के थ्रू। ठीक, अब ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये ओवरलैप्ड होते हैं ट्रांजिशन स्टेट में, तो ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, अब सेम प्लेन में चले जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे और ऑप्टिमम ओवरलैपिंग, मतलब भर की ओवरलैपिंग वहां पे देखने को मिलेगी। अब कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हेलोजन बॉन्ड के लिए क्या कहा जाता है, ये सेम प्लेन पे लाई करते हैं। जैसे यहां देखिए ये क्या कर रहे हैं, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं और एक दूसरे के, और सेम साइड ऑफ मॉलिक्यूल पे लाई करेंगे। जब सेम साइड पे लाई करेंगे तो इनको क्या कहा जाएगा, सिन पेरीप्लेनर कहेंगे, और जब अपोजिट साइड पे लाई करेंगे तो एंटी पेरीप्लेनर इनको नाम देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है, अब एलिमिनेशन रिएक्शन को सिन कब कहेंगे, जब सब्स्टिट्यूएंट जो रिमूव हो रहे हैं वो सेम साइड से रिमूव हो रहे हैं, तो वो सिन एलिमिनेशन है। और अपोजिट एलिमिनेशन और एंटी एलिमिनेशन क्या होगा,
जब अपोजिट साइड से एलिमेंट्स रिमूव हो रहे हैं तो वो एंटी एलिमिनेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे सेम साइड से ग्रुप्स रिमूव हुए तो ये क्या हो गया, सिन एलिमिनेशन हो गया। यहाँ अपोजिट साइड से हुआ तो ये एंटी एलिमिनेशन हो गया। ठीक है, अब ये था E2 रिएक्शंस के बारे में। ये पूरा E2 रिएक्शन की डिटेल है, ये इसकी काइनेटिक्स दे रखी है, रिएक्शन डायग्राम, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके। यहां भी क्या हो रहा है, देखिए दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए एक सर्टेन ट्रांजिशन स्टेट जब आती है उसके बाद यहाँ पर दो कर्व्स इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। अब HBr, अब आते हैं हम इवन रिएक्शंस पे। इवन रिएक्शंस को हम और क्या कहते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, E2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। E2 रिएक्शंस क्या थी, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब हमें और क्या पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन या इवन रिएक्शन। सेम इसमें भी E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, E रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमिनेशन, एंड 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं या फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट है या डिपेंड कर रही है, तो इसी को हम इवन एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए भी कहते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर यहां देखिए, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और साथ में हमने वाटर लिया। ठीक, अब जब टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो उसे 2 मिथाइल प्रोपीन हमें मिल रहा है। ठीक, क्यों, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एल्किल हैलाइड की कंसेंट्रेशन पे, सिर्फ इसकी कंसेंट्रेशन पे ही डिपेंड कर रहा है। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, ये इवन रिएक्शन हो गई। और इसका रेट क्या हो गया, रेट भी सिर्फ एक के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब मैकेनिज्म देखिए, इसका मैकेनिज्म क्या है, जब रिएक्टेंट्स को, जब हम अल्किल हैलाइड को इन्वॉल्व करते हैं तो यहाँ भी एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, जनरली ट्रांजिशन स्टेट में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 2 स्टेप में ही रिएक्शन कंप्लीट होगी, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये ब्रोमीन है। ठीक, इसके यहाँ पर भी हम क्या ले रहे हैं, बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल का प्रेजेंस ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं, यहाँ पर क्या है, OH है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ क्या ले लिया, यहाँ पर OH है। ठीक, OH माइनस कहां से आया, H प्लस OH माइनस, वाटर हमने लिया था ऊपर रिएक्शन में, तो वहां से H प्लस OH माइनस आया। तो अब ये OH माइनस क्या करेगा, वो इसके ऊपर अटैक करेगा। तो जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, और ये ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच के लिए जाएगा और ब्रोमाइड आयन बना लेगा। साथ ही में जो ये कंपाउंड है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कंपाउंड है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कार्बोकैटायन में जब कन्वर्ट हो गया तो यही कार्बोकैटायन फॉर्मेशन क्या है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। और ये फर्स्ट स्टेप जो होता है ये स्लो होता है, बिकॉज जो ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है ये बहुत ही स्लो फॉर्म हो रही है। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल हमने लिया था या फिर जो हमारा OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, OH माइनस प्रेजेंट है, ये OH माइनस का अटैक हुआ था इस पे, तो ये OH माइनस के अटैक की वजह से अब क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन को इसमें से निकाल ले जाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, H3O प्लस बनाएगा। क्यों, बिकॉज ये H2O था, H2O यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एक हाइड्रोजन को और निकालेगा और क्या बना देगा, H3O प्लस बना देगा। ठीक है, अब यहां पर भाई एक ये खाली हो गया, एक ये खाली हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी वैकेंट है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिससे हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म था किसका, इवन रिएक्शंस का। फर्स्ट स्टेप कंपैरेटिवली स्लो होती है बिकॉज इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रही होती है, वहीं सेकेंड स्टेट क्या होती है, सेकेंड स्टेप जो है वो बहुत ही फास्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट स्टेप है जो इन्वॉल्व हो रहा है वो क्या है, हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन, मतलब वाटर की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है एल्किल हैलाइड का। ठीक, यही क्या होती है, मैंने बताया अभी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, जब बेस क्या कर रहा है, प्रोटॉन को रिमूव कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम से। ठीक, अब अगर बेस की कंसेंट्रेशन को अगर इन्वॉल्व है सेकेंड स्टेप में, देखिए अगर कंसेंट्रेशन ऑफ बेस इन्वॉल्व है सेकेंड स्टेप में तो उसकी कंसेंट्रेशन क्या है, इंक्रीज हो रही है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है। वहीं पे फर्स्ट स्टेप में वो सिर्फ एक उस पर डिपेंड कर रहा था, तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, कंपैरेटिवली स्लोवर था। ठीक है, अब एग्जांपल में यही एग्जांपल टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का यहाँ पे दे रखा है पूरा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये Br बॉन्ड क्या होगा, हट जाएगा, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की ट्रांजिशन स्टेट बनी। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, फिर से ये OH क्या है इसके ऊपर एक्ट करेगा और यहाँ पर ये हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और एक ETOH प्लस
एक मतलब पॉजिटिव कैटाइन फॉर्म कर लेगा यहाँ पे। साथ ही में जो इसका चार्ज था, जो प्लस चार्ज था, वो अपने ऊपर लेके इसका बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएगा और प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, ये क्या था, ये हमारा इवन रिएक्शन का मैकेनिज्म था। अब काइनेटिक्स की बात करते हैं। देखिए, काइनेटिक्स की जब बात करते हैं तो स्टेबिलिटी जो होती है ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की वो ज्यादा होती है, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस वहीं पे ये क्यों हो रहा है, मतलब इसमें ये रीजन क्या है इसका, बिकॉज इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट्स हैं वो भी ज्यादा स्टेबल हैं और इजीली फॉर्म हो जा रही हैं, इसलिए भी क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेंगे। अब जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ज़ेडसेफ रूल के अकॉर्डिंग ही पता कर सकते हैं कि ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है या हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये काइनेटिक्स थी जो इसमें दी हुई है, ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देखिएगा बुक में। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दे रखा है या फिर रिलेटिव रिएक्टिविटी दे रखी है एल्किल हैलाइड की। सबसे पहले किसकी सबसे ज्यादा होती है, 3 डिग्री बेंजाइलिक कंपाउंड की, एलाइलिक कंपाउंड्स की, देन सेकेंडरी एलाइलिक कंपाउंड, बेंजाइलिक कंपाउंड्स की, देन कहीं आखिरी में ऐसे ही जाके विनाइल कंपाउंड्स की भी होती है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, रिलेटिव रिएक्टिविटी दे रखी है। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन ही इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन ही इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। देन हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। अब जैसे कि इवन रिएक्शन क्या है, ये भी एक 2 स्टेप रिएक्शन है। तो इस फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, लीविंग ग्रुप मतलब जो ग्रुप निकल रहा है उसका लॉस हो रहा है। ठीक, और सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, प्रोटॉन का लॉस हो रहा है एडजेसेंट कार्बन एटम से। तो यहां पर क्या होगा, मतलब ये क्यों हो रहा है, जिससे कि एक बहुत ही स्टेबल एल्कीन मिल सके। तो अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इवन रिएक्शन की एक प्लेनर कार्बोकटाइन फॉर्म होगा। क्या होगा, प्लेनर कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब ये क्या दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिविंग प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन्स है, वो किसमें है, किसमें इन्वॉल्व है, वो किधर मूव कर सकते हैं, टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ मूव कर सकते हैं। और यहां पर भी 2 टाइप का प्रोडक्ट बन सकता है, एक सिन प्रोडक्ट एंड दूसरा एंटी प्रोडक्ट। जो मैंने बताया कि कब होते हैं, ऊपर बताया है कि सिन प्रोडक्ट कब फॉर्म होता है, जब एलिमिनेशन सेम साइड से हो, और एंटी कब फॉर्म होता है, जब अपोजिट साइड से उसका एलिमिनेशन हो रहा हो। ठीक, अब ओरिएंटेशन की जो या फिर जो रिएक्टिविटी है वो आप इसमें देखिएगा। अब एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी कैसी रहती है, सबसे ज्यादा इवन रिएक्शन कौन देता है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड, उससे कम सेकेंडरी, एंड देन उससे कम कौन देता है, प्राइमरी। मतलब प्राइमरी एल्किल हैलाइड सबसे कम इवन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, देन इवन एंड E2 रिएक्शंस को कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जैसे कि सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। अब जो सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर है, मतलब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर भी बहुत एलिमिनेशन रिएक्शन को ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है। अब ऐसे ग्रुप्स जिनमें अल्फा बीटा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब अल्फा बीटा जो ग्रुप्स हैं, लिविंग ग्रुप्स हैं, वो एलिमिनेशन रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करेंगे, वो यहाँ पर देखिए, जैसे एक कंपाउंड यहाँ पर है, ये क्या है, बीटा है, यहां पर भी बीटा है। तो अब इनकी इसमें जो सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है वो भी क्या करेगा, इसको इफेक्ट करेगा, और इसका स्ट्रक्चर भी क्या कर रहा है, इसको इफेक्ट कर रहा है, तो स्ट्रक्चर का भी इफेक्ट पड़ेगा। देन जो सेकंड है अटैकिंग बेस, अगर बेस स्ट्रांग है, मतलब जो हमने अटैकिंग बेस लिया वो स्ट्रांग है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, जल्दी हो जाएगी। ठीक, और अगर वीक है तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लो मिलेगी। क्यों, बिकॉज जो कंजुगेटेड एसिड का फॉर्मेशन होता है वो बेस पे डिपेंड करता है। देन लिविंग ग्रुप की बात करते हैं। लिविंग ग्रुप डिसाइड करता है कि रिएक्शन E2 होगी या E1 होगी। अब जैसे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर हम लेते हैं, जो कि ये है, ये क्या करते हैं, E1 रिएक्शन को फेलिसिटेट करते हैं। अगर वही इन ग्रुप्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, E2 रिएक्शन की तरफ ज्यादा कंपाउंड को ले जाते हैं। ठीक, अब एक स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप अगर हम ले रहे हैं तो वो रिएक्शन को E1 मैकेनिज्म की तरफ ही शिफ्ट करवाएगा, E2 की तरफ शिफ्ट नहीं करवाएगा। देन इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, जैसे पोलैरिटी इंक्रीज करती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करती है इवन मैकेनिज्म के केस में। मतलब इवन मैकेनिज्म अगर हो रहा है तो वो कब होगा, उसकी रेट कब इंक्रीज होगी, जब सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज होगी। ठीक, और जो न्यूट्रल लिविंग ग्रुप्स हैं वो क्या करेंगे, इस रेट ऑफ रिएक्शन को इवन की तरफ ही शिफ्ट करेंगे। देन टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस चेंज होती हैं। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में जो चेंज हो रहे हैं बॉन्डिंग में वो फ्रीक्वेंट होते हैं और इनमें एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड ज्यादा रहती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड जब ज्यादा रहती है तो वो हमें कहां से मिलती है, टेम्परेचर से मिलती है। तो हाइयर टेम्परेचर एलिमिनेशन रिएक्शंस मतलब ज्यादा प्रीफर की जाती हैं ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज यहां पर जल्दी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये E1 एंड E2 रिएक्शंस के बारे में था। अब हमें क्या पढ़ना है, इनमें डिफरेंस क्या क्या है। तो बेसिक पॉइंट्स है कुछ,
फर्स्ट पॉइंट क्या है, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन विद फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इवन की बात कर रहा हूं, इवन में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन कैसी है, यूनिमोलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एक मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंट है, तो यूनिमोलिक्यूलर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बिकॉज जो रिएक्शन है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। वहीं पे E2 में क्या है, बाई मॉलिक्यूलर, बिकॉज दो मॉलिक्यूल्स को फॉर्म हो रहे हैं, और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉर्म कर रहा है क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन पे ये डिपेंडेंट है। ये एक इवन मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, E2 मैकेनिज्म एक स्टेप में कन्वर्ट होता है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है इवन में, और उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देन रिएक्शन कार्बोकटाइन के फॉर्मेशन से, जो मैंने बताया कि इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन से ही आगे बढ़ती है, और इसमें कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। वहीं पे अगर E2 की बात करें तो इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता और रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किससे रिलेटेड होती है, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट होती है, और यहाँ पे किस पे डिपेंडेंट होती है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के ऊपर डिपेंडेंट करती है। अब देखिए यहाँ पर नो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट आर इन्वॉल्व, इसमें कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री का इफेक्ट नहीं आता। वहीं पे यहाँ पर क्या होता है, दो स्टीरियोकेमिस्ट्री की वजह से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं E2 रिएक्शंस में। जब हम इंक्रीज करते हैं सॉल्वेंट की पोलैरिटी, जब पोलैरिटी इंक्रीज कर रहे हैं सॉल्वेंट की, तो इवन रिएक्शन का रेट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। और अगर इसी में हम क्या करें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर ले, तो इनकी जो रिएक्टिविटी है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, वो क्या कर जाएगी, और बढ़ जाएगी, जो रेट ऑफ इवन रिएक्शन है वो और बढ़ जाएगा। वहीं पे E2 की बात करते हैं, तो जब हम पोलैरिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो पोलैरिटी इंक्रीज कर रहे हैं सॉल्यूशन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इसमें हम पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, पोलर प्रोटिक, और इसमें क्या यूज कर रहे हैं, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी, ठीक, अदरवाइज डिक्रीज होती रहेगी। देन लास्ट पॉइंट क्या है, जो बेस की स्ट्रेंथ है वो इसको इफेक्ट नहीं करती, मतलब बेस का कोई भी इफेक्ट इस पे या इसके रेट ऑफ रिएक्शन पे नहीं पड़ेगा। इन कंपैरिजन टू E2, जहां पर अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करती है, एंड कंपैरेटिवली इवन में इसका उल्टा होता है कि हम बेस अगर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी लेते हैं, देन ऑल्सो रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहती है, बिकॉज वो किस पे डिपेंडेंट है, वो सिर्फ डिपेंडेंट है फॉर्मेशन और ट्रांजिशन स्टेट पे, ठीक है। सो चैप्टर बाइंड अप हो गया है, चैप्टर खत्म हमारा, एल्कीन्स खत्म हो चुका है। अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि है डाईईन्स। तो इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही जो आप बुक देख रहे हैं, या आप बुक परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप अपने नियर बाई स्टोर से भी इसको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।